इसके पहले वाले पोर्शंस में अपन लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पूरा स्ट्रक्चरल पोर्शन अपन लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। उसका जो मेजर पोर्शन है बेसिकली वो केमिस्ट्री में दिया हुआ है, बायो वाली जो बुक है, ठीक है, एनसीईआरटी की, उसमें बहुत ज़्यादा पोर्शन दिया हुआ नहीं, तो आप लोग एक बार वाली बुक जरूर कंसिडर करिएगा। अब अपन लोग एनसीईआरटी रीड करते हैं पॉलीसेक्राइड्स की, ठीक है। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, तो द एसिड इनसोल्यूबल पेलेट्स, ठीक है। अपन लोगों ने पहले पढ़ा था कि ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड जो रहता था, ठीक है, उसमें अपन लोग डिसॉल्व करते थे, तो उसमें अपने को दो पोल्स मिलते थे, एक एसिड सोल्यूबल एक एसिड इनसोल्यूबल, ठीक है। तो जो एसिड इनसोल्यूबल पेलेट्स है इज पॉलीसेक्राइड्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स इज अनदर क्लास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। द पॉलीसेक्राइड्स आर लॉन्ग चेन्स ऑफ शुगर्स, ठीक है। पॉलीसेक्राइड्स क्या है, लॉन्ग चेन्स ऑफ शुगर्स, अपन लोगों ने पढ़ चुके हैं सब। दे आर थ्रेड्स, लिटरली कॉटन थ्रेड्स कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स एज अ बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है। इसमें छोटे छोटे डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स होंगे एज अ बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है, जिसमें 3 से ज़्यादा सबयूनिट्स होगी, वो पॉलीसेक्राइड्स अपन लोगों ने उसको नाम दिया हुआ था। फॉर एग्जाम्पल सेल्यूलोज इज अ पॉलीमेरिक पॉलीसेक्राइड्स कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड, इट इज ग्लूकोज, ठीक है। जैसे सेल्यूलोज था वैसे स्टार्च था वैसे ग्लाइकोजन था, ठीक है, सबके सब ग्लूकोज के पॉलीसेक्राइड्स होते थे। अब यहाँ पर पॉलीसेक्राइड्स दो तरह के हो सकते थे, मैंने बात किया था, एक होता था होमोपॉलीसेक्राइड या होमोपोलीमर, ठीक है, बेसिकली पॉलीमर ही है कार्बोहाइड्रेट्स का, मोनोसेक्राइड्स का पॉलीमर है पॉलीसेक्राइड। तो होमोपोलीमर स्टार्च इज अ वेरिएंट ऑफ दिस बट प्रेजेंट एज अ स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन द प्लांट टिश्यूज। द एनिमल्स हैव अनदर वेरिएंट कॉल्ड एज अ ग्लाइकोजेंस, ठीक है, सेम स्टार्च जैसे प्लांट्स में होता था वैसे एनिमल्स में ग्लाइकोजन होता है। इन्यूलिन, ठीक है, इन्यूलिन एक सब्सटेंस होता है इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, ठीक है। बेसिकली आप लोग ये जीएफआर वगैरह कैलकुलेट करने में, ह्यूमन फिजियोलॉजी में आप लोग पढ़ते होंगे ये सब चीज़ें कि इन्यूलिन का यूज़ करते हैं, ठीक है, जीएफआर वगैरह को डिटरमाइन वगैरह करने में, ठीक है। इन पॉलीसेक्राइड चेन सेज ग्लाइकोजन द राइट एंड इज कॉल्ड एज अ रिड्यूसिंग एंड एंड द लेफ्ट एंड इज कॉल्ड एज अ नॉन रिड्यूसिंग एंड, ठीक है। अब ये थोड़ा सा अलग बात है, यहाँ पर क्या है कि पॉलीसेक्राइड की जो एक चेन होगी, सिंपल सा कंसेप्ट है कि पॉलीसेक्राइड की चेन सपोज करते हैं ग्लूकोज वगैरह से मिलकर बनी होगी, ठीक है, बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, ऐसे बहुत सारे ग्लूकोज होंगे, या फिर कोई सा भी मोनोसेक्राइड होगा, ठीक है, ऐसे बहुत सारे होंगे। तो उसका जो एक राइट एंड होगा एक लेफ्ट एंड होगा, तो दोनों को अलग अलग नाम दिया हुआ है, ठीक है, एक को रिड्यूसिंग एंड बोला, एक को नॉन रिड्यूसिंग एंड बोला है, सिंपल। इट इज अ ब्रांचेस एज शोन इन द फॉर्म ऑफ कार्टून। द स्टार्च फॉर्म्स अ हेलिकल सेकेंडरी, स्टार्च का था एक हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है, जिसकी वजह से बेसिकली स्टार्च ऐसा एक हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें I2 जाके फिक्स हो जाता है, ठीक है, यानी आयोडीन मॉलिक्यूल जाके फिक्स हो जाता है। और आप लोगों ने बहुत सारों ने रिएक्शन देखी होगी कि स्टार्च और आयोडीन की जब रिएक्शन होती है तो ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। आप लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया होगा कि पोटैटो के ऊपर आयोडीन का सॉल्यूशन आप लोगों ने उसमें पोर किया होगा, तो वो ब्लू कलर का कन्वर्ट हो जाता है, कि ब्लू कलर में चेंज हो जाता है, तो वो आयोडीन वहाँ पर जाके एड्सॉर्ब हो जाता है। द स्टार्च I2 इज अ ब्लू इन कलर। द सेल्यूलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स एलाइसिस एंड हेंस कैन नॉट होल्ड I2, ठीक है। इसके अपोजिटली सेल्यूलोज I2 को होल्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें कोई ऐसा हेलिकल स्ट्रक्चर रहता नहीं, तो वो I2 को होल्ड नहीं कर पाएगा, तो कोई ब्लू कलर शो नहीं करता है, सिंपल। द प्लांट सेल वॉल्स आर मेड ऑफ सेल्यूलोज, सबको पता है प्लांट्स की सेल वॉल सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। द पेपर मेड फ्रॉम प्लांट पल्प एंड कॉटन फाइबर्स इज सेल्यूलोजिक, ठीक है, पेपर वगैरह जो बनता है वो सेल्यूलोजिक का बनता है। देयर आर मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड्स इन नेचर, दे हैव अ बिल्डिंग ब्लॉक्स अमीनो शुगर्स इन केमिकली मॉडिफाइड शुगर्स, ठीक है, जैसे ग्लूकोसामीन, एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन एटसेट्रा। द एक्सोस्केलेटन्स ऑफ आर्थ्रोपोड, जिसको जो किससे मिलकर बना है, काइटिन से मिलकर बना है। दिस कॉम्प्लेक्सेस पॉलीसेक्राइड्स आर मोस्टली होमोपोलीमर्स, ठीक है, तो काइटिन भी होमोपोलीमर का है जो कि नाग से मिलकर बना होता है, ठीक है, NAG, एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो सिंपली ध्यान रखना, आप लोगों ने दो तरीके से पढ़ा, होमोपोलीसेक्राइड्स, हेटेरोपोलीसेक्राइड्स। होमो मतलब जिसमें सेम तरह के मोनोमर्स होंगे, मोनोसेक्राइड्स होंगे बेसिकली मोनोमर्स के फॉर्म में, और हेटेरोपोलीमर्स जिसमें अलग अलग तरीके के मोनोसेक्राइड्स होंगे, ठीक है। पॉलीसेक्राइड्स को अपन लोगों ने दो तरीके से पढ़ा है। अपन लोग अगर आगे फर्दर चलते हैं इसमें, ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो है प्राइमरी या सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। देखो जनरली एनसीईआरटी के हिसाब से उसने दो तरीके के मेटाबोलाइट्स को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। मेटाबोलाइट्स मतलब वही जो सारे ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स जो अपनी बॉडी में पाए जाते हैं, ठीक है। मेनली अपन यहाँ पे प्रोटीन, फैट्स और कार्ब्स की बात कर रहे हैं, तो वो सारे जो एनिमल बॉडी के अंदर मिल रहे हैं या ह्यूमन बॉडी के अंदर मिल रहे हैं मेनली, ठीक है, उनको अपन लोग प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बोल देते हैं।
प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, और वो सारे जो प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं उनको अपन लोग सेकेंडरी मेटाबोलाइट बोल देते हैं, ठीक है। एनिमल्स में मिलने के अलावा जो बचे हुए जो प्लांट्स में मिल रहे हैं उनको अपन लोग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोल देते हैं, ठीक है। प्राइमरी मेटाबोलाइट का एग्जांपल बेसिकली यहाँ पर दिया हुआ है। तो सारी शुगर्स अपने को पता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, राइबोज वगैरह, ठीक है, एनिमल बॉडी में मिलती है। अमीनो एसिड्स वगैरह एनिमल बॉडी में मिलते हैं, ग्लाइसिन, एलानिन, सीरीन वगैरह अपन लोग आगे पढ़ेंगे इसमें किस किस तरह का होता है, ठीक है। लिपिड्स वगैरह, फैट्स, ऑयल्स वगैरह, न्यूक्लियोसाइड्स वगैरह, न्यूक्लियोटाइड्स, नाइट्रोजनस बेसेस वगैरह, ठीक है। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स वगैरह जनरली प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अंडर आ जाते हैं। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट सिंपल आप लोग ध्यान रखना कि जो ह्यूमंस के अंदर पाए जाते हैं, मेनली एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं, वो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, और जो प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं मेटाबोलाइट्स वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स अपन लोग उसको बोल देते हैं, ठीक है। उसके एग्जाम्पल है कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के यहाँ पर, जैसे प्लांट्स में पिगमेंट्स होते हैं, अपने को पता है, एल्केलॉइड्स होते हैं, टर्पिनॉइड्स होते हैं, ठीक है। ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, एल्केलॉइड्स, टर्पिनॉइड्स, इसेंशियल ऑयल्स होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, ठीक है, लेक्टिन्स, ड्रग्स और पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस। तो कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं, कैरेटिनॉइड्स, एंथोसाइनिन्स वगैरह, ठीक है। आप लोग जब ये फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें और ज़्यादा डिटेल में कुछ पिगमेंट्स वगैरह तो वहाँ पर आएंगे। अल्केलॉइड जैसे मॉर्फिन, कोडीन वगैरह, ठीक है। ये ओपियम वाले प्लांट से मिलता है अपने को मॉर्फिन, कोडीन वगैरह, तो अपन लोग उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो ये भी प्लांट से मिल रहा है। टर्पिनॉइड जैसे मोनोटर्पिन, डाइटर्पिन्स, लेमन ग्रास ऑयल वगैरह, सब प्लांट्स वगैरह से ऑब्टेन हो रहा है। कुछ टॉक्सिन से, ठीक है। ये सिर्फ आपको ध्यान नहीं रखना है कि कौन सा टॉक्सिन है, कौन सा टर्पिनॉइड है, कौन सा अल्कलॉइड है, ठीक है। जो क्वेश्चन आने वाला है उससे यही क्वेश्चन आने वाला है कि कौन सा इसमें से टॉक्सिन से या कौन सा इसमें से सेकेंडरी मेटाबोलाइट है जो टॉक्सिन है। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन पूछने के जो चांसेस है वो ये है कि कौन सा टॉक्सिन है या कौन सा टर्पिनॉइड्स है, कौन सा अल्कलॉइड्स है, ठीक है। फॉलोइंग ऑप्शंस आपको प्रोवाइड जो भी होंगे एट द टाइम ऑफ एग्जाम, ठीक है। कुछ टॉक्सिन जैसे एब्रिन, राइसिन, लेक्टिन जैसे कोनाकेनावेलिन्स, ठीक है। कुछ ड्रग्स होते हैं जैसे विनब्लास्टिन और कर्क्यूमिन वगैरह आपको टर्मरिक वगैरह में मिलता है। विनब्लास्टिन वगैरह एंटी कैंसर एजेंट्स वगैरह के फॉर्म में यूज़ करते हैं। पॉलीमेरिक सब्सटेंसेज जैसे रबर, गम, सेल्यूलोज वगैरह सब पॉलीमेरिक सब्सटेंसेज है जो कि प्लांट्स बॉडी के अंदर मिलते हैं, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट है प्राइमरी सेकेंडरी को डिफरेंशिएट करने वाला। अपन लोग एनसीईआरटी रीड करते हैं। एनसीईआरटी क्या बोलते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में कि द मोस्ट एक्साइटिंग एस्पेक्ट ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद आइसोलेटिंग थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स स्मॉल एंड बिग फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, डिटरमाइनिंग देयर स्ट्रक्चर्स एंड इफ पॉसिबल सिंथेसाइजिंग देम, ठीक है। तो उसमें से ये सारी चीजें, इफ वन वर टू मेक अ लिस्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स सच अ लिस्ट वुड हैव थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंक्लूडिंग अमीनो एसिड्स, शुगर्स एटसेट्रा। अगर कोई लिस्ट बनाता है तो ऑब्वियसली बात है उसमें बहुत तरह के कार्ब्स मिल सकते हैं, बहुत तरह के अमीनो एसिड्स मिल सकते हैं, बहुत तरह के लिपिड्स मिल सकते हैं। तो अपन लोग सबको डिफ्रेंशिएट तो सबको एक्सट्रैक्ट तो नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे जैसे अपन लोग उसको एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हैं वैसे वैसे उनको कैटेगराइज करते जा रहे हैं अलग अलग तरीके के, अलग अलग कैटेगरीज में बेसिकली। फॉर द रीजंस डेट आर गिवन इन द सेक्शन 9.10 वी कैन टेल ऑल दिस मॉलिक्यूल्स एज अ मेटाबोलाइट्स, ठीक है। In animal tissues, one notices the presence of all such categories of compounds shown in the figure 9.1. These are called as the primary metabolites. ठीक है, उनको primary metabolites बोलते हैं. However, when the one analyzes plant, fungal and microbial cells, one would see thousands of compounds other than these primary metabolites. Example: alkaloids, flavonoids, rubber, essential oils, antibiotics, colored pigments, scents, gums, spices. These are called as the secondary metabolites. ठीक है, तो वो सारे जो एनिमल बॉडीज में नहीं मिल रहे हैं उसके अलावा जितने भी सब्सटेंसेज है, ठीक है, उनको अपन लोगों ने सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोल दिया, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे माइक्रोब्स से, चाहे वो फंगस वगैरह से आपको मिल रहे हो, ठीक है। वाइल द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैव आइडेंटिफाइबल फंक्शंस एंड प्ले नोन रोल्स इन द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, वी डू नॉट एट द मोमेंट अंडरस्टैंड द रोल ऑफ और फंक्शंस ऑफ ऑल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के तो अपने को फंक्शंस पता है, लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के सच अपने को बहुत सारे फंक्शंस नहीं पता है, ठीक है। इन द होस्ट ऑर्गेनिजम्स however many of them are useful to human welfare, ठीक है। तो बहुत सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ह्यूमन वेलफेयर के फॉर्म में अपन लोग यूज़ करते हैं या उसके लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि रबर अपन यूज़ करते हैं, ड्रग्स यूज़ करते हैं, स्पाइसेस अपन यूज़ करते हैं, सेंट्स यूज़ करते हैं, पिगमेंट्स यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं जो अपन लोग यूज़ करते हैं। सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैव इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, ठीक है। कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है जिनका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है, वही सेम रबर, ड्रग्स वगैरह, स्पाइसेस, सेंट्स वगैरह सबका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी आपको मिलेगा। In the later chapters and years you will learn more about this, ठीक है। अब यहाँ पर आता है बायो मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है। बेसिकली एनसीईआरटी को सबसे पहले देना था, लेकिन एनसीईआरटी बीच में दे रहा है, ठीक है।
देखो बायोमोलिक्यूल्स को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स को इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक मैक्रोमोलिक्यूल और एक माइक्रोमोलिक्यूल। उसी को बोलते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल और बायो माइक्रोमोलिक्यूल, ठीक है। अब पहले अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट्स किए थे कि जो जैसे अपन लोगों ने किया था कि ट्राइक्लोरोसिटिक एसिड वगैरह में डिजोल्व करके अपन लोग मिलाते थे कि एसिड सोल्यूबल वाला कैसा होगा, एसिड इनसोल्यूबल वाला किधर होगा, ठीक है। तो ये वाला जो क्राइटेरिया था एज सच कुछ फिक्स रहता नहीं है। तो बाद में जो क्राइटेरिया डिसाइड किया कि किसको अपन लोग मैक्रोमोलिक्यूल्स बोलेंगे, तो वो सारी चीज़ें जो जिसका वेट 10,000 डाल्टन से ज़्यादा होगा, ठीक है, जिसका मोलिकुलर वेट 10,000 डाल्टन से ज़्यादा होगा वो मैक्रोमोलिक्यूल, और जिसका इससे कम होगा मोलिकुलर वेट वो बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। बेसिकली मैक्रोमोलिक्यूल्स में आपको क्या क्या मिल रहा है, आपके पॉलीसेकेराइड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, एटसेट्रा। उसके अलावा लिपिड इसका एक एक्सेप्शन है, ठीक है, ध्यान रखना लिपिड इसका एक एक्सेप्शन है, उसको मैक्रोमोलिक्यूल्स में अपन लोग रखते हैं, लेकिन उसका जो वेट है, लिपिड्स का जो वेट होता है अराउंड 800 डाल्टन ही होता है, ठीक है। बेसिकली ड्यूरिंग प्रोसेस, ठीक है, अपन लोग जब प्रोसेस करते हैं एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उसमें से सारे जो मॉलिक्यूल्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए अपन लोग जो प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, उसमें जो लिपिड होता है वो बहुत सी बार अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है, फिर छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में, या फिर बोलना चाहिए कि कोई एक जगह लिपिड एक जगह इकट्ठा नहीं है, ठीक है, तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में अलग अलग टूट जाता है, तो छोटे छोटे मॉलिकुलर वेट्स में आपको मिलेगा, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में आपको मिलेगा। तो ये इसका एक्सेप्शन होता है, इसको मैक्रोमोलिक्यूल्स में रखते हैं, लेकिन इसका जो वेट है वो 800 डाल्टन के अराउंड होता है लिपिड्स का, इसका एक एक्सेप्शन है। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स और माइक्रोमोलिक्यूल्स को डिसाइड करने के लिए इसका वेट ही, मोलिकुलर वेट ही सबसे अच्छा क्राइटेरिया होता है, ठीक है। वेट के अकॉर्डिंगली अपन लोगों ने किया है। अपन लोग एनसीईआरटी रीड करते हैं, एनसीईआरटी क्या बोल रहा है कि दिस इज वन फीचर कॉमन टू ऑल दोज कंपाउंड्स फाउंड इन द एसिड सोल्यूबल पूल, ठीक है, एक फीचर जो कि सारे एसिड सोल्यूबल पूल्स में पाया जाता है। क्या? दे हैव मोलिकुलर वेट रेंजिंग फ्रॉम 18 to 800 डाल्टन्स अप्रोक्सीमेटली। The acid insoluble pool fraction is only 4 types of organic compounds: proteins, nucleic acids, polysaccharides और lipids, ठीक है। जो एसिड इनसोल्यूबल पूल है उसमें अपने को क्या मिल रहा है, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स यानी न्यूक्लियोटाइड्स वही, पॉलीसेक्राइड्स और लिपिड्स। दीज क्लासेस कंपाउंड्स विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड, ठीक है, एक्सेप्शन ऑफ लिपिड हैव मोलिकुलर वेट इन द रेंज ऑफ 10,000 डाल्टन्स एंड अबाउ, ठीक है, उसका 10,000 डाल्टन की रेंज में या फिर उसके ज़्यादा ही होगा। फॉर दिस वेरी रीजन बायोमोलिक्यूल्स द केमिकल कंपाउंड्स फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ 2 टाइप्स, one those which have molecular weight less than 1000 dalton and are usually referred to as a micromolecules or simply biomolecules, while those which are found in the acid insoluble fraction are called as a biomacromolecules or macromolecules, ठीक है। तो सेम कंसेप्ट होता है, बस लिपिड्स उसका एक एक्सेप्शन होता। द molecules in the insoluble fraction with the exception of lipids are polymeric substances. Then why do lipids whose molecular weight do not exceed 800 dalton come under the acid insoluble fraction, that is macromolecular fraction? तो lipids are indeed small molecular weight, lipids का चाहे small molecular weight हो, compounds and are present not only as such but also arranged into structures like cell membrane and other membranes, ठीक है। तो बेसिकली अलग अलग जगह पाया जाता है, जैसे कि arranged into structures like cell membrane and other membranes. When we grind tissues we are disrupting the cell structure, the cell membranes and other membranes are broken into pieces and forms the vesicles which are not water soluble, obviously बात है। Therefore these membrane fragments in the form of vesicles get separated along with the acid insoluble pool and hence in the macromolecular fraction lipids are not strictly macromolecules, ठीक है। तो बेसिकली अपन लोग जो प्रोसेस करते हैं, ग्राइंड करते हैं, उसमें ये सारी जो छोटे छोटे वेसिकल्स में टूट जाता है बेसिकली लिपिड, और उसका जो वेट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ओवरऑल। द एसिड सोल्यूबल पूल रिप्रेजेंट्स रफली द साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन, ठीक है। जो एसिड सोल्यूबल पूल होता है, 2 पूल्स थे अपन लोगों ने, एसिड सोल्यूबल, एसिड इनसोल्यूबल। तो जो एसिड सोल्यूबल पूल था
वो साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन होता है। द मैक्रोमोलिक्यूल्स फ्रॉम द साइटोप्लाज्म इन ऑर्गेनेल्स बिकम द एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन, ठीक है। द मैक्रोमोलिक्यूल्स फ्रॉम द साइटोप्लाज्म इन ऑर्गेनेल बिकम एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन। टुगेदर दे रिप्रेजेंट द एंटायर केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ लिविंग टिश्यू और ऑर्गेनिजम्स। ऑब्वियसली बात है। इन द समरी, इफ वी रिप्रेजेंट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ लिविंग टिश्यूज फ्रॉम द एबंडेंस point of view and arrange them class wise, we observe that water is the most abundant chemical in the living organisms, ठीक है। तो बेसिकली सेल्स का मैक्रोमोलिक्यूल्स के फॉर्म में कंपोजिशन अगर देखें अपन तो सबसे ज़्यादा मेजर पोर्शन है, ऑब्वियसली बात है, पूरी बॉडी में वाटर का कंपोजिशन सबसे ज़्यादा होता है, सबको पता है। उसके बाद में प्रोटीन्स का होता है, प्रोटीन्स के बाद में कार्ब्स का होता है, देन लिपिड्स, देन न्यूक्लिक एसिड 5 to 7%, देन आयंस, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वाटर, देन प्रोटीन्स, देन न्यूक्लिक एसिड, देन कार्बोहाइड्रेट, देन लिपिड और देन आयंस, ठीक है, जो कि इनऑर्गेनिक मैटर में आ जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ध्यान से सुनना क्या लिखा है, ठीक है। अगर पूछा कि सबसे ज़्यादा एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा, तो वो प्रोटीन हो जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा एबंडेंट सब्सटेंस कौन सा, तो वो वाटर हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ध्यान से आराम से पढ़ना कि क्या पूछा है क्वेश्चन में, ऑर्गेनिक पूछा है, इनऑर्गेनिक पूछा है, ओवरऑल पूछा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना। अब जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है जो अपन लोगों को पढ़ना है वो है प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटीन्स पढ़ने से पहले अपन लोग पढ़ते हैं अमीनो एसिड्स, ठीक है। प्रोटीन पढ़ने से पहले अपन लोग पढ़ते हैं अमीनो एसिड्स के बारे में। देखो अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, देखो नाम से समझ में आ रहा है, उसमें अमीन ग्रुप, ठीक है। तो ऐसा कोई सब्सटेंस, ठीक है, जहाँ पर अमीन ग्रुप और एसिड ग्रुप दोनों प्रेजेंट हो, तो ऐसा ऑर्गेनिक सब्सटेंस, एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसमें अमीनो ग्रुप प्लस एसिड ग्रुप, ठीक है। एसिड ग्रुप है ना COOH ग्रुप और अमीनो ग्रुप है ना NH2 ग्रुप प्रेजेंट होगा एक ही कार्बन पे, ठीक है। तो बेसिकली इस कार्बन पे एक COOH ग्रुप होगा, एक नॉर्मल H होगा, एक NH2 ग्रुप होगा और एक R ग्रुप होगा, ठीक है। इस R ग्रुप की खासियत ये है ठीक है, इसको बेसिकली अमीनो एसिड बोलते हैं इस कार्बन को। देखो अब क्या होता है, एक तो COOH, NH2 और H, ठीक है। ये तीन चीज़ें सारी की सारी अमीनो एसिड्स में कॉमन होती है, ठीक है। अपनी बॉडी में ओवरऑल 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। 20 टाइप्स के अमीनो एसिड होते हैं, बेसिकली 20 टाइप्स के अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है। अपनी बॉडी में सब के सब एक ग्रुप पे वेरी करते हैं, इस R ग्रुप पे, ठीक है। इस R ग्रुप पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, चाहे H हो, चाहे CH3 हो, चाहे CH3OH हो, या XYZ जो भी कंपाउंड होगा, ठीक है। सबका सब इस R पे वेरी करेगा, बाकी सब कुछ सेम होगा। सिंपल बेसिक सी चीज़ें अपन लोग पढ़ रहे हैं, तो इस R पे वेरी कर रहा है चीज़ें। इससे अपने को ये समझ में आता है कि देखो हर एक वो कार्बन जिस पे चारों ग्रुप्स अलग अलग हो, तो उस कार्बन को अपन लोग बोलते हैं कायरल कार्बन, ठीक है। वो कार्बन कायरल हो जाता है, यानी ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। अब मैंने बोला था 20 अमीनो एसिड्स, ठीक है। सिर्फ एक ऐसा है अमीनो एसिड, ठीक है, उन 20 अमीनो एसिड्स में से, ठीक है, बहुत सारे अमीनो एसिड्स होंगे, अपन लोग पढ़ेंगे उसमें। तो उस एक अमीनो एसिड होता है जिसका नाम होता है ग्लाइसिन, जो कि आपका कायरल कार्बन नहीं होता है, फिर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है, ठीक है। उसको बोलना चाहिए कि ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है। कायरल कार्बन, कायरल कार्बन का मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव। ग्लाइसिन क्यों, क्योंकि ग्लाइसिन में H ग्रुप होता है उस R की जगह, तो जब दोनों H हो जाएंगे तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रहेगा, ठीक है। पहला सिंपल अपन फैक्चुअल चीज़ें पढ़ रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले। फिर दूसरी चीज़ अपने को ये समझ में आ रही है कि ये COOH ग्रुप, ये NH2 ग्रुप, ये H ग्रुप, ये R ग्रुप, ठीक है। अब इस R ग्रुप में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, सिंपल चीज़ें भी हो सकती है, जैसे कि H, CH3 और CH3OH, ठीक है। तो इसी नाम पे अपन लोगों ने अलग अलग उसको नाम भी दिया हुआ है,
ग्लाइसिन, वेलिन, ठीक है। तो ये सब सिंपल हो जाते हैं, ग्लाइसिन, वेलिन, सीरीन वगैरह। जैसे जैसे उसमें ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। इसी ग्रुप की वजह से यहाँ पर एरोमेटिक भी हो सकते हैं, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स भी हो सकते हैं जब वो आर एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है, जैसे ट्रिप्टोफैन वगैरह, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, ट्रिप्टोफैन। उस आर की जगह वहाँ पर मतलब जो भी उस आर में कंपाउंड होगा उसमें एसिड ग्रुप हो सकता है। इस एसिड ग्रुप के अलावा इस आर में भी एसिड ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो वो जो एसिड ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो वो अमीनो एसिड्स एसिडिक हो जाएंगे, ठीक है। वो अमीनो ग्रुप एसिडिक हो जाएंगे, जैसे ग्लूटामिक एसिड, स्पार्टिक एसिड, ठीक है। हो सकता है वहाँ पर मतलब उस आर ग्रुप के अंदर, ठीक है, इस आर ग्रुप के अंदर कुछ बेसिक ग्रुप्स हो, इस आर ग्रुप के अंदर कुछ बेसिक ग्रुप्स हो, इस बेसिक के अलावा, ठीक है, इस NH2 के अलावा कुछ और बेसिक ग्रुप्स हो तो वो बेसिक हो जाएगा, ठीक है। उस अमीनो एसिड्स को बेसिक अमीनो एसिड्स बोल देंगे अपन लोग, जैसे कि लाइसिन, अर्जिनिन, ठीक है। अपन लोग अलग अलग उसको नाम दे देंगे। तो अपने को समझ में आ रहा है कि उस आर के बेसिस पे अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड्स अपनी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। ऐसे 20 टाइप से अमीनो एसिड अपनी बॉडी में होते हैं, ठीक है। इस 20 टाइप के अमीनो एसिड्स में अपने को ये समझ में आता है कि अपन लोगों ने बेसिक फर्दर जब अमीनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन किया उन 20 टाइप्स के अमीनो एसिड्स में, तो अपने को ये समझ में आया कि उसमें से 10 अमीनो एसिड्स इसेंशियल होते हैं, इसेंशियल अमीनो एसिड्स, और 10 नॉन इसेंशियल होते हैं, ठीक है। 10 इसेंशियल होते हैं, 10 नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं बॉडी के अंदर। अब देखो इसेंशियल और नॉन इसेंशियल का मतलब क्या हुआ। इसेंशियल का मतलब, इसेंशियल अमीनो एसिड्स का मतलब सिंपल, जो बॉडी में एब्सेंट हो या बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज इट, ठीक है। तो ऐसे अमीनो एसिड्स जो जिनको बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती वो इसेंशियल अमीनो एसिड्स, और जिनको बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है वो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स, ठीक है। नॉन इसेंशियल मतलब जिनको बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है तो वो नॉन इसेंशियल हुए, मतलब जिनको अपन को बाहर से लेना होगा, ठीक है, एक्सटर्नल सोर्सेज से लेना होगा अमीनो एसिड्स को, वो इसेंशियल, और जो बॉडी खुद बना पाएगी वो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स, ठीक है। अब देखो बायोलॉजी वाले पोर्शन में तो नहीं दिया हुआ है, केमिस्ट्री वाले पोर्शन में एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि कौन से अमीनो एसिड्स 20 के 20 अमीनो एसिड्स। अब उनका स्ट्रक्चर वगैरह तो याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल ये याद रख लेना कि कौन कौन से इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। VLIHAL, ठीक है, अपन लोग चलते हैं, ठीक है। जो सिंपल अमीनो एसिड्स होते हैं, सिंपल अमीनो एसिड्स मतलब जिनमें नॉर्मल कार्बन चेंज होगी या फिर हाइड्रोजन होगा एज अ आर ग्रुप, ठीक है। आर ग्रुप एज अ हाइड्रोजन या फिर नॉर्मल कार्बन चेंज होगी, ठीक है, जैसे कि वेलिन, ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन, ठीक है। वेलिन, ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन। उसके अलावा 3 मेनली बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं, हिस्टिडीन, एलेनिन और लाइसिन, ठीक है। ये 3 बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। इतना कंसेप्ट समझ में। उसके अलावा बचे कितने, 3 और 3 6 हो गए, अब बचे 4 में सीरीन और मिथ्योनिन। अपने को पता है बायोलॉजी में अपन लोगों ने पढ़ा कि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स होते हैं 2, ठीक है, सीरीन और मिथ्योनिन। तो उसमें से जो मिथ्योनिन होगा वो आपका हो जाएगा, मिथ्योनिन हो जाएगा आपका इसेंशियल अमीनो एसिड्स, ठीक
ठीक है। एक और जो मिथ्योनिन के जैसे साउंड करता है वो है थ्रियोनिन, ठीक है, मिथ्योनाइन और थ्रियोनाइन, ठीक है, मिथ्योनाइन और थ्रियोनाइन दोनों सिमिलर साउंड करते हैं, दोनों के दोनों एसेंशियल अमीनो एसिड्स हो जाएंगे। उसके बाद बचा एक, अपन लोगों ने बात की थी कि एक एरोमेटिक अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन और एक हुआ फिनाइल एलेनिन, ठीक है। आप लोग एक डिसीज पढ़ते हुए फिनाइल कीटोन यूरिया, ठीक है। फिनाइल एलेनिन कन्वर्ट होता है टायरोसिन के अंदर, ठीक है। जब टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता था तो फिनाइल कीटोन यूरिया होता था। तो अपने को ये समझ में आता है कि टायरोसिन तो बना पाता है बॉडी, ठीक है। तो फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन में से टायरोसिन बना पाता है और फिनाइल एलेनिन बाहर से लेना पड़ता है अपने को, ठीक है। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हो। याद करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जैसे कि एक ट्रिक होती है, ठीक है, VLI, ये तीनों सिंपल अमीनो एसिड्स में आते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनका R ग्रुप सिंपल कार्बन की चेंज होगा, ठीक है। HAL 3 आपके बेसिक अमीनो एसिड्स जैसे हिस्टिडीन, एलेनिन और लाइसिन, ठीक है। उसके बाद में मिथ्योनिन, थ्रियोनिन। मिथ्योनिन एक सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स होता है, ठीक है। 2 सल्फर कंटेनिंग होते हैं, सीरीन और मिथ्योनिन, अपने को पता है। उसमें से जो मिथ्योनिन होता है वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स में आता है। सेम जिसके जैसे साउंड करता है वो थ्रियोनिन है, तो वो भी एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ट्रिप्टोफैन एक एरोमेटिक अमीनो एसिड्स होता है और फिनाइल एलेनिन भी एसेंशियल अमीनो एसिड्स में आता है, ठीक है। तो 3, 3, 6 और 4, 10 ये आपके एसेंशियल अमीनो एसिड्स में से आ जाते हैं। बचे हुए जो 10 है वो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स में आते हैं, ठीक है। याद रहता तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एनसीईआरटी का डेटा है ये वाला पोर्शन, ठीक है। उसके अलावा, ठीक है, यहाँ पर जैसे बताया इसने ग्लाइसिन, ग्लाइसिन में R=H, एलेनिन में R=CH3 और सीरीन में R=CH2OH, ठीक है। हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप रहता है। अब अपने को एक चीज़ समझ में आती है कि अपन लोगों ने क्लासिफिकेशन तो पढ़ लिया, एक कंसेप्ट होता है इसमें ज्विटर आयन का, ठीक है। एक कंसेप्ट होता है ज्विटर आयन का। देखो ज्विटर आयन का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो इन जनरल या तो ये एसिड की तरह या तो बेस की तरह न्यूट्रली एक्ट करेगा अमीनो एसिड, ठीक है। तो जब ये NH3 पॉजिटिव, CHR, COO नेगेटिव, COOH करते हैं अपन लोग इसको, NH2 CH COO नेगेटिव और ये R ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ तो ये एसिड की तरह या तो बेस की तरह एक्ट करेगा। तो वो फॉर्म जब इस अमीनो एसिड पे दोनों चार्ज प्रेजेंट होंगे, यानी पॉजिटिव भी और निगेटिव भी, तो उस केस में अपन लोग इसको बोलेंगे ज्विटर आयन, ठीक है। एक पर्टिकुलर पीएच पे, एक पर्टिकुलर पीएच की रेंज पे कोई भी अमीनो एसिड एज ए ज्विटर आयन की तरह एक्ट कर सकता है, ठीक है। सब हर एक अमीनो एसिड्स की अपनी अपनी रेंज होगी, वो सब रेंज अपन लोग को याद तो करनी नहीं है। ये एज अ बेस एक्ट कर रहा है क्योंकि H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर रहा है, और ये जब H पॉजिटिव डोनेट कर रहा है तो एज एसिड एक्ट कर रहा है, ठीक है। जब दोनों प्रेजेंट होगा तो ज्विटर आयन की तरह उसको बोल देंगे, ठीक है। जब दोनों आयन्स उसमें प्रेजेंट होंगे तो, ठीक है। एट अ पर्टिकुलर पीएच होता है, एट पर्टिकुलर पीएच बोथ आयन्स प्रेजेंट इन दी अमीनो एसिड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यह जाता आपका ज्विटर आयन। अपन लोग आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं अगर, तो बेसिकली होता क्या, देखो अब ये बहुत सारे अमीनो एसिड्स, ठीक है, देखो हर एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ता है एक बॉन्ड से, जिसको बोलते हैं अपन लोग पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। हर एक अमीनो एसिड एक दूसरे अमीनो एसिड से
जुड़ रहा है वाया पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड का सिंपल स्ट्रक्चर होता है, अगर अपन देखें ठीक है, R1 R2 क्योंकि दूसरे अमीनो एसिड्स हैं यहाँ पर, NH2CH COOH R3 इनके बीच में बनेगा। ठीक है, ये पेप्टाइड बॉन्ड 1, ये पेप्टाइड बॉन्ड 2। ठीक है, 2 अमीनो एसिड एक पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं। जब 2 अमीनो एसिड्स, ठीक है, जब भी 2 अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो अपन लोग उसको बोलते हैं डाइपेप्टाइड। ठीक है, अगर 3 अमीनो एसिड्स की चेन है तो उसको बोलेंगे अपन लोग ट्राइपेप्टाइड। ठीक है, डाइपेप्टाइड में बेसिकली एक पेप्टाइड बॉन्ड, ट्राइपेप्टाइड में 2 पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, इससे फर्दर चलता है। और जब बहुत सारे अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ रहे हैं तो अपन लोग उसको बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड। सिंपल, जब बहुत सारे जुड़ रहे हैं तो अपन लोग उसको बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, सिंपल। तो एक बात ध्यान रखना कि किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन का राइट एंड को और लेफ्ट एंड को क्या बोलते हैं? ठीक है, इसके लेफ्ट एंड को बोलेंगे एन टर्मिनल। क्यों? क्योंकि हमेशा लेफ्ट साइड पे NH2 होगा। और राइट साइड को बोलेंगे सी टर्मिनल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर COOH बॉन्ड होगा, COOH ग्रुप होगा। ठीक है, तो राइट साइड का सी टर्मिनल और लेफ्ट साइड का एन टर्मिनल। ठीक है, किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन में अपना राइट साइड और लेफ्ट साइड को एन टर्मिनल और सी टर्मिनल बोलते हैं। ठीक है, सिंपल। डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, पेप्टाइड से समझ में अपने को एक और बात कि जैसे अपन लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन की कार्बोहाइड्रेट्स की बात की थी, वैसे यहाँ पर भी कॉन्फ़िगरेशन होता है। कैसे? ठीक है, क्या होता है देखो, जब भी NH2 ग्रुप लेफ्ट साइड में होगा तो आपका L कॉन्फ़िगरेशन, कैपिटल L कॉन्फ़िगरेशन होगा। और जब NH2 लेफ्ट साइड में होगा और D कॉन्फ़िगरेशन उसको बोलेंगे जब आपका NH2 राइट साइड पे रहेगा। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ दी जो नेचुरल अमीनो एसिड्स है, ठीक है, जो नेचुरल अमीनो एसिड्स है उसमें L कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, जैसे मोस्ट ऑफ दी नेचुरल शुगर्स में या कार्ब्स में D कॉन्फ़िगरेशन था। ठीक है, अपन लोगों ने पढ़ा था D ग्लूकोज, D फ्रक्टोज। वैसे यहाँ पर अपन लोगों को L अमीनो एसिड्स होता है। ठीक है, और ऑब्वियसली बात है कि ये COOH ग्रुप sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसके पास वाला जो भी sp3 होगा उसको अपन लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं। ठीक है, अल्फा कार्बन का सिंपल सा कंसेप्ट होता है कि sp2 के पास वाला sp3 कार्बन जो भी होगा उसको अपन लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो सारे के सारे जो अमीनो एसिड्स होते हैं नेचुरली पाए जाते हैं वो अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं अपन लोग अल्फा अमीनो एसिड्स। तो ये कुछ नॉर्मल टर्मिनोलॉजीज है जो कि आप लोगों को क्वेश्चन करते टाइम मदद कर सकती है कि नेचुरल अमीनो एसिड्स अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं और L कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, सारे नेचुरल अमीनो एसिड्स के अंदर। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं। अपन लोगों ने अगर फर्दर प्रोसीड करें तो अपन लोग पहले एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं। एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है? अमीनो एसिड्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स containing an amino group and an acidic group as a substituent on the same carbon। obviously बात है, that is अल्फा कार्बन, उसी को अपन लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं। hence they are called अल्फा अमीनो एसिड्स। ठीक है, इसीलिए उनको अल्फा अमीनो एसिड्स बोलते हैं। they are substituted methanes। ठीक है, बेसिकली they are substituted methanes है। they are 4 substituent groups occupying 4 valency positions। ठीक है, 4 substituent ग्रुप्स होंगे
4 ही वैलेंसीज पे कार्बन की, जैसे कि एक हाइड्रोजन ग्रुप, एक कार्बोक्सिल ग्रुप, एक अमीनो ग्रुप और एक वेरिएबल ग्रुप जिसको आर ग्रुप अपन लोग डिनोट करते हैं। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आर ग्रुप देर आर मेनी अमीनो एसिड्स, ठीक है। आर ग्रुप के हिसाब से बहुत सारे अमीनो एसिड्स बन सकते हैं। अपने को जो मेनली काम है वो 20 अमीनो एसिड से है जो कि अपनी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। हाउएवर दीज विच ओकर इन द प्रोटीन्स आर ओनली ऑफ 20 टाइप्स। द आर ग्रुप इन दिस प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड्स कुड बी हाइड्रोजन अमीनो एसिड्स इज कॉल्ड ग्लाइसिन, ठीक है। तो आर ग्रुप प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड्स में कुड बी हाइड्रोजन भी हो सकता है, मिथाइल ग्रुप हो सकता है जैसे एलेनिन, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप हो सकता है जैसे सीरिन। 3 of the 20 are shown in the figure 9.1. The chemical and physical properties of amino acids are essentially of amino, कार्बोक्सिल एंड आर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो उनके हिसाब से उसकी केमिकल प्रॉपर्टी डिनोट होगी, ठीक है। केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी जो भी होगी वो डिनोट होगी। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप देर आर एसिडिक यानी ग्लूटामिक एसिड, बेसिक, लाइसिन, वेलिन अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो उसी के हिसाब से एसिडिक, बेसिक या फिर न्यूट्रल भी ग्रुप्स हो सकता है। सिमिलरली देर आर एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफेन, ठीक है। कुछ एरोमेटिक्स भी होते हैं जैसे टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफेन उसी आर ग्रुप के बेसिस पे। अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड्स इज आयोनाइजेबल नेचर ऑफ NH2 इन COOH ग्रुप, हेंस इन द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट pH द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड चेंजेस, ठीक है। यहाँ पर जो बी है वो ज्यूटर आयन है, क्यों? क्योंकि उस पर दोनों चार्जेस है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, ठीक है। तो ये आपका एसिड ये H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर रहा है तो एज अ बेस एक्ट कर रहा है, और ये H पॉजिटिव डोनेट कर रहा है एज अ एसिड एक्ट कर रहा है, ठीक है यहाँ पे। और जब दोनों पे हो जाएगा, एक पर्टिकुलर pH पे होता है तो उसको ज्यूटराइन बोल देते हैं अपन लोग, ठीक है। इतना कंसेप्ट आया समझ में। ये इसके 3 यहाँ पर स्ट्रक्चर्स दिए हुए अमीनो एसिड्स के। अपन लोग फर्दर प्रोसीड करते हैं कि प्रोटीन्स क्या होता है। देखो, प्रोटीन्स आर दी पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। सिंपल, प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। लेकिन कैसे पॉलीमर्स होते हैं? ये हेट्रोपॉलीमर्स होते हैं, क्योंकि देखो कोई भी ऐसा पॉलीमर नहीं है जो कि एक टाइप के अमीनो एसिड से मिलकर बना है, ठीक है। अलग अलग तरीके के 20 के 20 के कॉम्बिनेशन से, 20 के 20 अमीनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन से अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स बनते हैं। सिंपल। तो कोई भी प्रोटीन होमोपॉलीमर कभी नहीं हो सकता, हेट्रोपॉलीमर होता है। पहली बात दिमाग में रखना हमेशा, ठीक है। इनके अंदर जो अमीनो एसिड जुड़ते हैं वो जुड़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स के अंदर, तो पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। उसके अलावा दूसरे बॉन्ड्स भी हो सकते हैं जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग, और छोटे मोटे जैसे वंडर वॉल फोर्सेस वगैरह भी हो सकते हैं। वंडर वॉल फोर्सेस कैन बी प्रेजेंट। अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ शेप इन प्रोटीन्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक जो कि फाइब्रस प्रोटीन्स होंगे और एक जो कि ग्लोबुलर प्रोटीन होंगे, ठीक है। फाइब्रस यानी थ्रेड लाइक या फाइबर लाइक, थ्रेड या फिर फाइबर लाइक होंगे, ठीक है। सिंपल, फाइबर और थ्रेड लाइक, जैसे कि क्यूरेटिन वगैरह जो कि हेयर्स वगैरह में प्रेजेंट होता है, ये मायोसिन फाइबर जो कि मसल्स वगैरह में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये इनसोल्यूबल होता है वाटर में, इनसोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। ये ग्लोबुलर प्रोटीन जो होता है, ठीक है, ग्लोबुल्स वगैरह के फॉर्म में होता है, जैसे कि एल्ब्यूमिन प्रोटीन इसका एग्जाम्पल, ठीक है। एल्ब्यूमिन एक इसका अच्छा एग्जाम्पल होता है। ये सोल्यूबल होता है वाटर में, सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। बेसिकली दोनों के दोनों ये टर्शियरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द फंक्शनल प्रोटीन जो होता है, ठीक है, नेचर में मोस्ट ऑफ द फंक्शनल प्रोटीन टर्शियरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। टर्शियरी स्ट्रक्चर्स एज अ फंक्शनल प्रोटीन की तरह एक्ट करते हैं।
अब टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, ये तो हो गई बात ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ठीक है, कैसा वो दिख रहा है, फाइबर लाइक दिख रहा है, थ्रेड लाइक दिख रहा है, ग्लोब्यूल्स लाइक दिख रहा है, तो ग्लोबुलर प्रोटीन उसका नाम रख दिया है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड्स इन द स्पेस, या जो स्पेशल अरेंजमेंट है अमीनो एसिड्स का, उनके बेसिस पे प्रोटीन्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, प्रोटीन को 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी, ठीक है। कैसा वो अरेंज है उसके बेसिस पे अपन लोगों ने उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ प्रोटीन्स को, सिंपल स्ट्रक्चर से, ठीक है, कुछ भी नहीं है। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है बेसिकली एक लॉन्ग चेन होती है अमीनो एसिड्स की, कुछ भी नहीं है, सिंपल लॉन्ग चेन। अगर एक लॉन्ग चेन बना दोगे आप लोग अमीनो एसिड्स की, उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब ये एज सच एग्जिस्ट नहीं करता है, कोई फंक्शनल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। जब प्रोटीन बन रहा होता है इनिशियल स्टेजेस में से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में बनेगा, ऑब्वियसली बात है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया प्रोटीन का, ठीक है। तो इसमें सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट ओनली, ऑब्वियसली बात है, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड में जुड़ा होता है, ठीक है। इसी में अपन लोग अच्छे से डिनोट कर पाते हैं एन टर्मिनल और सी टर्मिनल, ठीक है, एन टर्मिनल और सी टर्मिनल। और अगर अपन फर्दर आगे मूव करें, ठीक है, जब इसकी फर्दर फोल्डिंग होती है, ठीक है, इसकी जब फर्दर फोल्डिंग होती है तो जो अगला स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। फर्दर फोल्डिंग से सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर 2 फॉर्म में पाए जाते हैं, एक होगा अल्फा हेलिक्स और एक को बोलते हैं बीटा प्लेटेड शीट, ठीक है। ऐसे शीट के फॉर्म में अरेंज रहेंगे बहुत सारे, एक के बाद एक के बाद, ठीक है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद शीट्स में अरेंज होंगे, तो इसको बोलेंगे अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर और ये बीटा प्लेटेड शीट्स, ठीक है। जो अल्फा हेलिक्स होता है बेसिकली राइट हैंडेड हेलिक्स होता है, राइट हैंडेड मतलब ऑब्वियसली बात है कि राइट हैंड साइड पे वो कर्व करता है। इसमें जो याद रखने वाली चीज़ें वो ये है कि देखो पेप्टाइड बॉन्ड तो सब में प्रेजेंट होगा, क्योंकि अमीनो एसिड्स एक के बाद जुड़े पेप्टाइड बॉन्ड से, तो पेप्टाइड बॉन्ड्स तो सब में कॉमन होगा। उसके अलावा यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे कि जैसे ये हेलिकल स्ट्रक्चर है तो यहाँ पर वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ऐसे जुड़ा हुआ है, देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ऐसे, देन तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बीच बीच में प्रेजेंट से वहाँ पर प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट रहेगी। उसके अलावा डाइसल्फाइड प्रेजेंट हो सकता है या नहीं भी, ठीक है। डाइसल्फाइड बॉन्डिंग कैन बी प्रेजेंट और एब्सेंट, तो प्रेजेंट हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, कोई ज़रूरी बात नहीं है, ठीक है। बीटा प्लेटेड शीट्स कुछ भी नहीं, शीट्स के फॉर्म में अरेंज रहेगी, तो बीटा प्लेटेड शीट्स ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर फर्दर फोल्डिंग होती है, जो कि होती ही है, क्योंकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी एज सच फंक्शनल फॉर्म में नहीं है, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी एज सच फंक्शनल फॉर्म में रहता नहीं है। अगर फर्दर फोल्डिंग हुई तो जो अगला स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। पहली बात दिमाग में रखना कि मोस्ट ऑफ द फंक्शनल प्रोटीन्स आर एट द टर्शियरी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। टर्शियरी स्ट्रक्चर्स में या जितने भी प्रोटीन्स हो टर्शियरी स्ट्रक्चर्स होते हैं मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स, ठीक है। फंक्शनल प्रोटीन जो होता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर जो होता है वो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स का। यहाँ से ये बात समझ में आ रहा है, ठीक है। इसका एग्जांपल मैंने दिया था आपको, जैसे कि ग्लोबुलर प्रोटीन्स या फाइब्रस प्रोटीन्स,
ठीक है, मतलब एल्ब्यूमिन वगैरह जो भी प्रोटीन्स आपको याद आ रहा है, एल्ब्यूमिन वगैरह, केराटिन है, मायोसिन है, ठीक है, मसल्स वगैरह में, वो सबका सब इसी टर्शियरी स्ट्रक्चर्स में आएगा। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे सपोज करो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर था, ठीक है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर था, तो ऐसे बहुत सारा उलझ गया। ठीक है, एक एक मतलब बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लिया समझ, ठीक है, सपोज करते हैं अपन लोग, तो वो हो गया आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर। ठीक है, एक ऐसा फर्दर कॉम्प्लेक्स होकर अपने आप में बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लिया। ठीक है, यहाँ पे सारे बॉन्ड जो आपको याद आ रहे हैं सब कुछ लिख दो। पेप्टाइड बॉन्डिंग तो सब में कॉमन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग का एक अच्छा एग्जांपल है एंटीबॉडीज। ठीक है, जब आप लोग एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो आपको उसमें पढ़ोगे कि जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है वो हेल्ड होता है आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के थ्रू। ठीक है, अगर आप में से किसी को याद हो तो ये एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स में डाइसल्फाइड बॉन्ड यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, जो कि उस स्ट्रक्चर को होल्ड करते हैं। उसके अलावा वंडरवाल फोर्सेस भी हो सकते हैं, वंडरवाल फोर्सेस या अट्रैक्शंस भी प्रेजेंट हो सकते हैं उसमें, कैन बी प्रेजेंट। ठीक है, टर्शियरी स्ट्रक्चर्स। उसके बाद में ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स तो ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ प्रोटीन्स ऐसे भी होते हैं कि जिनमें फर्दर फोल्डिंग होती है। ठीक है, या फिर बोलना चाहिए कि 2 या 3 टर्शियरी स्ट्रक्चर आपस में मिलके जुड़ के एक अलग टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको अपन लोग बोलते हैं, मैं लिख देता हूँ, फर्दर फोल्डिंग अगर होती है। ठीक है, जरूरी नहीं है सब में हो, कुछ कुछ में होती है, तो उस टाइप के स्ट्रक्चर्स को अपन लोग बोल देंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, सपोज करते हैं ये एक टर्शियरी स्ट्रक्चर है कोई, ठीक है, आपस में उलझा हुआ है। ठीक है, ये दूसरा कोई स्ट्रक्चर है, ये कोई तीसरा स्ट्रक्चर है, ये कोई तीसरा टर्शियरी प्रोटीन है, और ये कोई चौथा टर्शियरी प्रोटीन है। अब ये आपस में फर्दर जुड़े हुए हैं किसी ना किसी प्रोटीन से। ठीक है, ये किसी ना किसी प्रोटीन से आपस में जुड़े हुए हैं। सपोज करते हैं अपन लोग ये किसी ना किसी प्रोटीन से आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे कि इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। ठीक है, अपने को पता है कि बॉडी में अलग अलग तरह के हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होते हैं, HbA, HbA2, HbF। अगर अपन लोग HbA का एग्जांपल लें तो HbA में अपने को पता है कि 4 हीमोग्लोबिन की चेन्स होती है। ठीक है, जैसे कि 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। ठीक है, अब ये 2 अल्फा 2 बीटा चेन्स भी बेसिकली अपने आप में एक प्रोटीन है। ठीक है, इसके साथ में जब आयरन होता है तो पूरा एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बनता है। लेकिन जब 2 अल्फा 2 बीटा चेन आपस में साथ में स्ट्रक्चर से अटैच है तो उसका एक अच्छा एग्जांपल है, वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स का एक अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, जिसमें फर्दर फोल्डिंग होती है टर्शरी के बाद भी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स वगैरह सब कुछ टर्शरी में खत्म हो जाता है, कुछ ही स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर शो करते हैं। ठीक है, सिंपल। तो ये हो जाता है आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ प्राइमरी स्ट्रक्चर से। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर या ऑन द बेसिस ऑफ फोल्डिंग, किसमें कितनी फोल्डिंग जुड़ी है उस हिसाब से अपन लोगों ने फर्दर स्ट्रक्चर्स को डिवाइड किया। ठीक है, शेप वाला अगर आपको याद रहता है तो अच्छी बात है, फाइब्रस और ग्लोबुलर केमिस्ट्री में दिया हुआ है, नहीं रहता तो कोई बात नहीं। लेकिन फर्दर अपन लोग अगर बात करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर जिसमें सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, सिंपल एक पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है, सिंपल एक पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है प्राइमरी स्ट्रक्चर, कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, सिंपल एक पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है, कुछ भी नहीं होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। उसमें अगर फर्दर फोल्डिंग होती है तो हेलिकल स्ट्रक्चर और बीटा प्लेटेड शीट्स मिलती है अपने को। ठीक है, जिसमें पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग प्रेजेंट भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। उसकी फर्दर अगर फोल्डिंग होगी तो टर्शियरी स्ट्रक्चर, जो कि मोस्ट ऑफ द फंक्शनल प्रोटीन इसी स्ट्रक्चर में पाया जाता है। ठीक है, जैसे ग्लोबुलर प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन वगैरह अपन उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, सारे बॉन्ड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं,
पेप्टाइड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एसएस बॉन्डिंग, वंडरवाल फोर्सेस वगैरह सब कुछ इसमें प्रेजेंट होता है। अगर उसके बाद फर्दर फोल्डिंग होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो कोई बात नहीं, अगर होती है तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, लेकिन मोस्ट ऑफ दी टर्शरी पर खत्म हो जाता है। ठीक है, टर्शरी में एग्जाम्पल्स एंजाइम्स वगैरह का भी आता है। ठीक है, ये टर्शरीज में अलग एक साइड बनती है, ठीक है, जो कि एंजाइमेटिक साइट्स होती है, एलोस्टेरिक साइट्स वगैरह भी यहाँ पर ही बनती है उसी की फोल्डिंग के अकॉर्डिंगली। और बहुत सारे टर्शरी स्ट्रक्चर आपस में टर्शरी सेकेंडरी वगैरह से जुड़ के आपस में क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हो गया, हीमोग्लोबिन उसका एक अच्छा मॉलिक्यूल, एक अच्छा एग्जाम्पल होता है। ठीक है, एट लास्ट जो प्रोटीन में पोर्शन बचता है वो है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है? डीनेचुरेशन का सिंपल मतलब होता है कि लूजिंग ऑफ स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर? चाहे टर्शरी हो, चाहे प्राइमरी हो, चाहे क्वाटरनरी हो। ठीक है, अपना जो बेसिक स्ट्रक्चरल फॉर्म है वो लूज करके एंड कन्वर्ट्स टू प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, कोई भी प्रोटीन अपना स्ट्रक्चर लूज करके प्राइमरी स्ट्रक्चर में जब चेंज होता है तो उसी को अपन लोग बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, इसका रीज़न क्या होगा कि ड्यू टू पीएच और टेम्परेचर चेंजेस। ठीक है, पीएच और टेम्परेचर चेंजेस, जनरली हाई टेम्परेचर्स पे जो प्रोटीन होता है डीनेचर हो जाता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है अंडा। ठीक है, जो एग होता है, एग को जब उबाल देते हैं अपन लोग, ठीक है, तो इनिशियली जो उसके अंदर जो प्रोटीन होता है वो डीनेचर होके सॉलिड फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये उसका एक अच्छा एग्जाम्पल होता है। उसके अलावा मिल्क से कर्ड का कन्वर्जन भी एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है इसका। ठीक है, यहाँ पर बात यह है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर्स में कभी डीनेचुरेशन नहीं होता। ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन का उसमें नेवर शो डीनेचुरेशन, क्योंकि डीनेचुरेशन की डेफिनेशन ही क्या है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में चेंज होना अल्टीमेटली। ठीक है, क्वाटरनरी से टर्शरी, टर्शरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से प्राइमरी में कन्वर्ट होना ही आपका डीनेचुरेशन कहला जाता है। तो प्राइमरी का तो डीनेचुरेशन होने से रहा, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर नेवर शो डीनेचुरेशन। ठीक है, इसका एक अच्छा एग्जांपल है बॉइलिंग ऑफ एग। ठीक है, जो कि लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसी को बोलता है मतलब डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, अपन लोग एनसीईआरटी रीड करते हैं कि एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है। एनसीईआरटी में प्रोटीन्स के बारे में क्या दिया हुआ है। ठीक है, द प्रोटीन्स आर द पॉलीपेप्टाइड्स। प्रोटीन्स क्या होते हैं? पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। दीज आर लीनियर चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स लिंक्ड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड एज शोन इन द फिगर 9.3। ठीक है, बेसिकली पेप्टाइड बॉन्ड से जॉइंट अमीनो एसिड्स की पॉलीमर्स होते हैं। द ईच प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स एज देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स जैसे एलेनिन, सिस्टीन, प्रोलिन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन एटसेट्रा। अब प्रोटीन इज अ हेट्रोपॉलीमर। प्रोटीन कैसा होता है? हेट्रोपॉलीमर। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि प्रोटीन हेट्रोपॉलीमर्स होते हैं एंड नॉट अ होमोपॉलीमर। A homopolymer is only one type of monomer repeating n number of times. This information about the amino acid and the acid content is important as later in your nutrition lessons. You will learn that certain amino acids are essential for our health and they have to be supplied through our diet. Hence dietary proteins are a source of essential amino acids. ठीक है, dietary proteins are a source of essential amino acids. एक बात ध्यान रखना कि ऐसे प्रोटीन्स, ठीक है, जिसमें 20 के 20 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, या सॉरी, ऐसे प्रोटीन्स जिसमें 10 इसेंशियल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं प्रोटीन्स को अपन लोग बोलते हैं कंप्लीट प्रोटीन। ठीक है, ऐसे अमीनो एसिड्स जिसमें 10 के 10 इसेंशियल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं अपन लोग कंप्लीट प्रोटीन्स। ठीक है, फैक्चुअल है। Therefore, the amino acids can be essentially or non-essential. The latter are those which our body can make while we get essential amino acids through our diet or food. The proteins
carry out many functions in living organisms. Some transport nutrition across the cell membrane, some fight infectious organisms जैसे एंटीबॉडीज, और some are hormones. Hormones भी प्रोटीन्स का पार्ट होता है और एंजाइम्स भी प्रोटीन का पार्ट होता है. All enzymes are proteins except ribozyme, जो कि 20S टाइप का RNA होता है. ठीक है, कुछ एग्जांपल्स दिए हुए जैसे कोलाजन, इंटरसेल्यूलर ग्राउंड सब्सटेंस होता है. कोलाजन मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन होता है इन द एनिमल्स, ध्यान रखना. ट्रिप्सिन एक एंजाइम होता है, डाइजेस्टिंग एंजाइम अपन लोगों ने पढ़ा था. ट्रिप्सिन, ठीक है, कहाँ से रिलीज होता है? पेनक्रियास से होता है. इंसुलिन हार्मोन होता है, पेनक्रियास से रिलीज होता है. एंटीबॉडी सबको पता है, बी सेल्स रिलीज करती है इन्फेक्शियस एजेंट्स को अगेंस्ट फाइट करने के लिए. रिसेप्टर्स सबके सब सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं. सेंसरी रिसेप्शंस, स्मेल, टेस्ट, हार्मोन एटसेट्रा, बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं. जनरली प्रोटीन्स होते हैं. ठीक है, अपन लोगों ने पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन का जब स्ट्रक्चर पढ़ा था तो वहाँ पर पढ़ा था इंटीग्रल प्रोटीन्स और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स. GLUT4 ये भी एक टाइप का रिसेप्टर होता है जो कि ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है सेल्स के थ्रू. ठीक है, क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है GLUT4 वाला. फर्दर आगे अगर अपन चलते हैं तो इसमें फैक्चुअल बातें लिखी है कि कोलाजन इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल्स और रूबिस्को इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द एंटायर बायोस्फीयर. ठीक है, पूरे बायोस्फीयर पर रूबिस्को जो होता है, राइबुलोज, बाइफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजिनेस. ठीक है, रेस्पिरेशन वाले पोर्शन में आएगा रूबिस्को के बारे में. और एबंडेंट प्रोटीन एनिमल्स में अगर पूछे तो कोलाजन होता है. ठीक है, अपन लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में चलते हैं. अगर फर्दर इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि कैसा होता है प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन. द प्रोटीन इज मेंशन्ड अर्लियर आर हेट्रोपॉलीमर्स containing strings of amino acids. Obviously बात है, the structure of molecules means different things in the different contexts. In the inorganic chemistry, the structure invariably refers to the molecular formula NaCl, MgCl2, etc. The organic chemist always write a two-dimensional view of a molecule while representing the structures of a molecule, जैसे benzene, naphthalene वगैरह. The physicist conjure up the three-dimensional views of a molecular substance while biologists describe the protein structures at 4 levels. ठीक है, अल्टीमेटली जो याद रखने वाली बातें ये है कि जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो 4 तरीके के स्ट्रक्चर्स डिनोट करते हैं प्रोटीन्स के लिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी. द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, दैट इज द पोजिशनल इंफॉर्मेशन इन अ प्रोटीन विच इज द फर्स्ट अमीनो एसिड विच इज सेकेंड एंड सो ऑन इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर. ठीक है, जब सीक्वेंस अपने को अगर पता लगाना किसी भी प्रोटीन का तो उसी सीक्वेंस अपन लोग किस में लगाते हैं? प्राइमरी प्रोटीन में. क्यों? क्योंकि 1 नंबर, 2 नंबर का प्रोटीन, 3 नंबर का, देन इससे 4, 5, तो जब सीक्वेंस लगाते हैं तो प्राइमरी स्ट्रक्चर को डिनोट करता है ऑफ अ प्रोटीन. अ प्रोटीन इज इमेजिन एज अ लाइन, द लेफ्ट एंड रिप्रेजेंट बाय द फर्स्ट अमीनो एसिड एंड द राइट एंड रिप्रेजेंटेड बाय द लास्ट अमीनो एसिड. ऑब्वियसली बात है. द फर्स्ट अमीनो एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ एन टर्मिनल अमीनो एसिड. ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें NH2 ग्रुप होता है लेफ्ट साइड पे, तो एन टर्मिनल अमीनो एसिड बोलते हैं. उसी को फर्स्ट अमीनो एसिड भी बोलते हैं. लास्ट अमीनो एसिड को सी टर्मिनल अमीनो एसिड. क्यों? क्योंकि उसमें कार्बोक्सिल जो ग्रुप होता है वो फ्री होता है. सिंपल. द लास्ट अमीनो एसिड इज कॉल्ड एज अ सी टर्मिनल अमीनो एसिड. A protein thread does not exist throughout as a extended rigid rod. ऑब्वियसली बात है कि जो प्रोटीन होता है वो इसी के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, प्राइमरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, सबको पता है. द थ्रेड इज फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स. ठीक है, जो थ्रेड होता है वो फर्दर फोल्डिंग शो करता है हेलिक्स के फॉर्म में, सिमिलर टू रिवॉल्विंग स्टेयरकेस. ठीक है, जो रिवॉल्विंग स्टेयरकेस होता है जैसे कि अल्फा हेलिक्स. ऑफ कोर्स ओनली सम पोर्शंस ऑफ अ प्रोटीन थ्रेड आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ हेलिक्स. ठीक है, ऑब्वियसली बात है कि कुछ ही फॉर्म जो होगा वो हेलिक्स के फॉर्म में होगा, क्योंकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी एज सच एग्जिस्ट नहीं करता. ये बात भी अपने को पता है. इन द प्रोटीन्स ओनली राइट हैंडेड हेलिक्स आर ऑब्जर्व्ड. ठीक है, एक बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना. जैसे डीएनए भी राइट हैंडेड हेलिक्स शो करता है, ठीक है, वैसे प्रोटीन्स भी राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर ही शो करते हैं. ठीक है, राइट साइड पे वो कर्ल करते हैं. ठीक है, हेलिक्स के अंदर. अदर रीजन्स ऑफ द प्रोटीन थ्रेड आर फोल्डेड इनटू अदर फॉर्म्स इन व्हाट इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर. ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जैसे बीटा प्लेटेड शीट, बहुत सारी प्लेट्स का स्ट्रक्चर होगा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद प्लेट्स का अरेंजमेंट होता है. इन द एडिशन द लॉन्ग प्रोटीन चेन इज ऑल्सो फोल्डेड अपॉन लाइक इटसेल्फ लाइक अ होलो वुलन बॉल गिविंग राइज टू अ टर्शियरी स्ट्रक्चर. ठीक है, जब यही स्ट्रक्चर एक होलो वुलन बॉल की तरह स्ट्रक्चर हो जाता है. ठीक है, बहुत सारे स्ट्रक्चर या बहुत सारे हेलिकल स्ट्रक्चर आपस में एक वुलन बॉल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो उसको अपन लोग टर्शियरी स्ट्रक्चर बोल देते हैं, सिंपल, फर्दर फोल्डिंग में. और ये मेनली फंक्शनल प्रोटीन इसी फॉर्म में होता है. ठीक है, टर्शियरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में ही होता है. दिस गिव्स अस अ 3-dimensional व्यू ऑफ अ प्रोटीन. द टर्शियरी स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द प्रोटीन्स. ठीक है, टर्शियरी स्ट्रक्चर ही इंपॉर्टेंट है बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए.
बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द प्रोटीन्स के लिए। Some proteins are an assembly of more than only polypeptide or subunits. The manner in which these individual folded polypeptides or subunits are arranged with the respect to each other. जैसे कि लीनियर स्ट्रिंग्स ऑफ स्पीयर्स अरेंज्ड वन अपॉन ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ क्यूब्स और द प्लेट एटसेट्रा इज आर्किटेक्चर ऑफ अ प्रोटीन अदरवाइज कॉल्ड एज अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सपोज करो बहुत सारी वुलन बॉल्स आपस में आ रही है अटैच होके, ठीक है, कुछ वुलन बॉल्स है, कुछ हेलिकल स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, आपस में एक फर्दर फोल्डिंग शो कर रहे हैं, तो उसी को अपन लोग क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि सबके सब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। Adult human hemoglobin consists of 4 subunits. 2 of these are identical to each other. Hence 2 subunits of alpha and 2 subunits of beta. जो ह्यूमन हीमोग्लोबिन होता है HbA की बात कर रहे हैं मेनली, जिसमें 2 अल्फा सबयूनिट्स और 2 बीटा सबयूनिट्स होती है, अपने को पता है, वो इसका एक अच्छा एग्जांपल है। टाइप टुगेदर कंस्टिट्यूट द ह्यूमन हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो सिंपल ये इसके एग्जांपल्स है। अपन अगर फर्दर चलते हैं तो वही बात है कि पेप्टाइड बॉन्ड वाली बातें होती है कि पॉलीपेप्टाइड्स में पेप्टाइड बॉन्ड और कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ जो आपका प्रोटीन वाला पोर्शन है वो पूरी तरीके से खत्म होता है। इसको आप लोग बायोलॉजी वाला पोर्शन भी अच्छे से कंसीडर करिएगा और जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है उसको भी अच्छे से कंसीडर करिएगा, क्योंकि देखो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, दोनों पोर्शन एनसीईआरटी का ही है, तो आप लोग उसको एक ही साथ में पूरी तरीके से पढ़िएगा। इसी के साथ अपना जो प्रोटीन वाला पोर्शन है वो भी अच्छे से खत्म होता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।